अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ईरान का मामला अप एंड डाउन चल ही रहा है। एक बात तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, वापस कह रहा हूँ कि बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के लिए ऑप्शन नहीं है। अमेरिका किसी सूरत में वहाँ पे फौज कशी नहीं कर सकता। अमेरिका की कोशिश यही है कि ईरानी ही प्रोटेस्ट करके इस गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल ईरान एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इतने सालों के एम्बार्गो के बावजूद ईरान चाइना को, रशिया को पेट्रोल बेचता रहा है। दुनिया भर से इसकी ट्रेड चली रही है किसी न किसी वजह से। ईरान इज़ नॉट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जैसे तबाह कंट्री में भी अमेरिका ने फौज भेज के क्या हासिल कर लिया। 20 साल वहाँ पे फौज रही है, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा अफगान वॉर में अमेरिका का लग गया। नतीजा क्या निकला? भागना पड़ा उन्हीं तालिबान के हवाले करके। ईरान में घुस के अमेरिका फंस जाएगा, ये अमेरिका को पता है। और आज 2001 में जब अमेरिका दुनिया में दंदनाता फिर रहा था ओनली सुपर पावर के नाम पे, उस वक्त की इकोनॉमी और आज की अमेरिका की इकोनॉमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त पूरी दुनिया का जो डेवलप वर्ल्ड था तकरीबन अमेरिका के कब्ज़े में था या कंट्रोल में था। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सारे। रशिया एक टूटा फूटा कंट्री था, नया नया डिसमेंबरमेंट हुआ था। और पुतिन अभी 2000 में आया ही था। बोरिस येल्सिन जो पहला प्रेसिडेंट बना था रशियन फेडरेशन का, उसने रिज़ाइन किया था। और व्लादिमीर पुतिन नया नया आया था। रशिया की इकोनॉमी तबाह थी। रशिया वॉज नॉट व्हाट इट इज़ टुडे। चाइना किसी गिनती में नहीं आता था, इंडिया किसी गिनती में नहीं आता था। आज ये 3 अल्टरनेट पावर बेस बन चुके हैं, रशिया, चाइना और इंडिया। और अमेरिका जो इसके अलाइज थे वो सारे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ियों की वजह से अमेरिका के दुश्मन बने हुए हैं। यूरोपियन यूनियन, ज़ाहिर है डायरेक्ट जंग कोई भी अमेरिका से अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका भी इस वक्त किसी के साथ जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। ईरान के लोगों को मरवाया जा रहा है। देखें, एक खबर है कि ईरान में 36,000 लोगों को मार दिया गया है। 15 दिन से ज़्यादा हो गए ईरान में इंटरनेट बंद है। स्टारलिंक एलन मस्क ने अपना भेजा, वो भी ईरान ने जाम कर दिया। मरवाए जा रहा है लोगों को और कह रहे हैं तुम लोग प्रोटेस्ट जारी रखो, मैं मदद भेज रहा हूँ। अब खबर ये आई है कि अमेरिका ने अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ईरान की तरफ भेजा है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर लेटेस्ट मॉडल का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 20 साल समंदर में रह सकता है किसी रीफ्यूलिंग के बगैर। 1092 फीट लंबा है। 70 फाइटर जेट इस पे मौजूद हैं जो कि 2 सेकंड के अंदर 150 माइल पर आवर की स्पीड से भेजे जा सकते हैं। ये फाइटर जेट, ये वार मशीन जिसको कहते हैं, ये अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, ये उधर भेज दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? एयर स्ट्राइक करेंगे। कहाँ करेंगे एयर स्ट्राइक? पहले भी तो की थी एयर स्ट्राइक, बहुत ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक की थी। B-2 फाइटर जेट जो कि $2 बिलियन का एक हवाई जहाज़ है, $2 बिलियन का। उसके ज़रिए, फाइटर जेट के ज़रिए अटैक किया, सब कुछ किया। ईरान का क्या बिगड़ा? ईरान के इतने मिलिट्री कमांडर, इतने फौजी, इतने पॉलिटिकल लीडर, जैसे प्रेसिडेंट को मार दिया, फलां को मार दिया। ईरान की जो प्रॉक्सीज थी, यमन में हूती, लेबनान में हिजबुल्ला, गज़ा में हमास, उन सब को क्रश कर दिया। सीरिया में ईरान का हिसाब किताब ख़त्म करके वहाँ पे जौलानी को बिठा दिया। इसके बावजूद ईरान अभी भी खड़ा है। और खबरें हैं कि अली खामिनाई
बंकर में जाके छुप गया है कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है। रोज़ खबरें आ रही हैं कि हमला हो सकता है, हमला हो सकता है। अब ये अरबियन गल्फ का जो रीजन है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सर का दर्द बन गया है। देखें, पहले मैं बताऊं आपको ज़रा ये दुबई का, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के जो रूलर हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ सालों पहले एक प्लान आपके सामने रखा था कि दुबई का जो स्टेट सेक्टर है वो 1 ट्रिलियन दरहम तक पहुंच जाएगा 2033 तक। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि वो टारगेट 2033 के बजाय आज ही पूरा हो गया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इमारात छोटा सा सही लेकिन बहुत ही स्ट्रांगली अपना गेम खेल रहा है। अब ईरान पे हमले के लिए सऊदी अरब, कतर, ओमान वगैरह ने मना कर दिया कि हमारा तुम एयर स्पेस भी नहीं यूज़ कर सकते, ना हमारे ज़मीन पे से तुम कोई अटैक के लिए अपना एयरक्राफ्ट यूज़ कर सकते हो। यानी आपको पता है कि इन सारे कंट्रीज़ में अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, फ़ौजें मौजूद हैं, एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया है क्योंकि ईरान बार बार एक ही धमकी दे रहा है कि अगर तुमने एक भी हमला अब ईरान की तरफ किया ना तो ये एक फुल फ्लेज वॉर होगी। और फुल फ्लेज वॉर का मतलब ये होगा कि हम तुम्हारे अरबियन गल्फ में जितने अड्डे हैं उस पे हमला करेंगे। जब ईरान पे अमेरिका ने हमला किया था तो जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिका के अड्डों पे हमला किया था। ठीक है, कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ था। वो एक कहानी ये आई थी कि फ्रेंडली फायर था कि हाँ ठीक है, तुम थोड़ा अपना पब्लिक को खुश करने के लिए कर लो, तो कतर को पहले से ही बता दिया गया था वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार ईरान ऐसे किसी मूड में नहीं है। ईरान के पास चाइना और रशिया के साथ उसका करीबी एक्सेस बनता है और उसको मुसलसल सप्लाई लाइन वहाँ से मिलती रहेगी। तो ईरान के साथ जंग का मतलब ये होगा कि पूरा अरबियन गल्फ जंग में झोंक दिया जाएगा। इमारात, जॉर्डन के बारे में खबर थी कि ये अमेरिका को एक्सेस देने को तैयार हैं, लेकिन इमारात ने भी साफ तौर पे कह दिया कि हम ईरान पे हमले के लिए अपना एयर स्पेस और ज़मीन हवाले नहीं करेंगे। अमेरिका और पूरी दुनिया इस रीजन में जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये रीजन दुनिया भर की इंडस्ट्री को चलाता है। यहाँ से पूरी दुनिया के लिए एनर्जी रिसोर्सेज की सप्लाई होती है। अगर ये सप्लाई रुक गई, ये डिस्टर्ब हो गई, तो अमेरिका और डेवलप वर्ल्ड का तो कचरा निकल जाएगा। वेनेजुएला के पेट्रोल को अभी आप बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते। वो इतना गाढ़ा है कि उसकी रिफाइनिंग की फैसिलिटीज़ सब जगह मौजूद नहीं है। उसकी रिफाइनिंग की फैसिलिटीज़ अमेरिका के पास है, लेकिन इतनी बड़ी कैपेसिटी में कौन कर सकेगा। चाइना रशिया के पास है, लेकिन चाइना रशिया अमेरिका के लिए ऑप्शन नहीं है। इंडिया के पास है, लेकिन इंडिया भी अमेरिका के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंडिया से भी मामलात इतने ख़राब कर दिए अमेरिका ने। अगर इधर जंग शुरू हो जाती है और रिटेलिएशन में ईरान सऊदी अरब पे हमला कर देता है या कतर पे कर देता है या इमारात पे कर देता है, तो इधर से सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी। अगर हम इस नक्शे को देखें तो ये जो पूरा सप्लाई लाइन का जो रूट है ना, उसके समंदर के इस तरफ सारा सप्लाई लाइन है, यानी कतर, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, इमारात, ओमान, और समंदर के इस तरफ पूरा ईरान है। ईरान के पास इजी एक्सेस है इस इलाके पे हमले करने का। पाकिस्तान एक दोगला है। अमेरिका भी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर रहा, ईरान भी भरोसा नहीं कर रहा। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं होता कि कब किसकी तरफ खेलना शुरू कर दे। तो इस सारे सिनारियों में इस इलाके में जंग छेड़ना अमेरिका के लिए एक बहुत ख़तरनाक स्टेप होगा। ऐसे में एक और चीज़ आ गई है सामने कि सऊदी अरब ईरान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात को बहुत अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है। और इस मामले में अमेरिका को ये डर है कि सऊदी अरब ब्रिक्स का भी मेंबर बन गया है। ब्रिक्स बोले तो
चाइना और रशिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये 4 कंट्री टोटली अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। 5वां इंडिया है। इंडिया के साथ भी कोई आपने अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे ट्रम्प की बेवकूफ़ी की वजह से। ऐसे में सऊदी अरब अगर चीज़ें चेंज करता है तो अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल होगी। ठीक है कि सऊदी अरब के अंदर अड्डे हैं, सब कुछ है, सऊदी अरब की वो कैपेसिटी नहीं है कि अमेरिका से लड़ सके, लेकिन क्या अमेरिका सऊदी अरब पे हमला करेगा? क्या सऊदी अरब आस्ते आस्ते पेट्रोल डॉलर से निकल रहा है। अमेरिका की ताकत उसकी मिलिट्री से ज़्यादा उसका डॉलर है, क्योंकि 1974 में सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट अमेरिका ने साइन किया था कि सऊदी अरब, इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, इराक, ये सब अपना जो पेट्रोल बेचेंगे ना वो डॉलर में बेचेंगे। तो अब दुनिया भर को पेट्रोल की ज़रूरत थी, और पेट्रोल आपने ख़रीदना है तो आपके पास डॉलर होना चाहिए। तो दुनिया भर के लिए ऑक्सीजन जो बन गया था ना वो डॉलर बन गया था, और डॉलर पूरी दुनिया पर राज करने लगा। अब सऊदी अरब शो कर रहा है कि हम चेंज करने के लिए तैयार हैं। अब यूरोपियन यूनियन कह रहा है सऊदी अरब से कि हम तुमसे पेट्रोल खरीदेंगे यूरो में। चाइना ऑलरेडी युआन में खरीद रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज के साथ इसका ज्वाइन हो गया है, तो ब्रिक्स कंट्रीज भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ डॉलर में नहीं खरीदेंगे। सुना है कि सऊदी अरब इंडिया को भी रुपए में बेच रहा है, तो उससे डॉलर कमज़ोर होता जा रहा है। और जब ये डॉलर कमज़ोर होगा और सऊदी अरब अगर डॉलर को डिस्कार्ड करता है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और दुनिया को जब डॉलर की ज़रूरत नहीं होगी तो अमेरिका की इकोनॉमी ऑलरेडी तबाह है। 38 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका के ऊपर कर्जा है। अमेरिका की इकोनॉमी ऐसे फटेगी कि जैसे पूरा एक बड़ा गुब्बारा भरा हुआ होता है, हवा से उसको एक सुई की पिन मारो तो कैसा फटता है, ऐसे अमेरिका की। तो इस सारे सिनारियों में ईरान अमेरिका के लिए एक आसान निवाला नहीं है। अब मिडिल ईस्ट है, इसमें इंग्लैंड ने अपनी एम्बेसीज बंद कर दी हैं ईरान में। जर्मनी ने अपने एयरक्राफ्ट्स जो पैसेंजर एयरप्लेन्स हैं उनको ईरान में जाने से मना कर दिया है। पोलैंड और इटली ने कह दिया है कि अपने सिटीजन्स को कि फ़ौरन वो रीजन छोड़ दें। जंग के ख़तरात बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस रीजन पे मंडला रहे हैं, और ऐसे में नए नए खेल शुरू हो गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1 साल में दुनिया का अथल पथल कर दिया है पूरा। एक तरफ तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया इंडिया और चाइना की तरफ भाग रही है जो अमेरिका के अलायंस थे। यूरोपियन यूनियन हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, कनाडा हुआ, ये सब चाइना की तरफ और इंडिया की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का अल्टरनेट रशिया नहीं है। अमेरिका का अल्टरनेट चाइना है या इंडिया है। चाइना के हवाले से भी ये लोग बहुत ज़्यादा मोहतात हैं, बहुत ही ज़्यादा मोहतात हैं, इसलिए कि चाइना की इकोनॉमी भी एक बबल है और चाइना की ड्यूरेबल इकोनॉमी नहीं है। चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कमज़ोर हैं, मुकाबला नहीं कर सकती। इंडिया माइट बी प्रोग्रेसिंग स्लो। इसकी वजह यह है कि इंडिया के साथ एक इशू ये हुआ कि इंडिया के पास एक लीडरशिप नहीं थी। आज जो लीडरशिप आई है वो मल्टीप्लाई कर रही है इंडिया की तरक्की को। पहले तो पुश हो रहा था, छोटा छोटा पुश हो रहा था, यानी आपका जो जीडीपी था वो पिछले 10 साल में डबल से ज़्यादा बढ़ गया है। आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले 10 साल में डबल से ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपकी इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, मिलिट्री प्रोडक्ट्स, ह्यूज हो गई हैं। पहले तो आप बंदूक की गोलियां और बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट और ये सब भी बाहर से मंगवाते थे, क्योंकि उसमें खांचे बन जाते थे, आपके घूस काफ़ी मिल जाती थी, करप्शन के रास्ते मिल जाते थे। आज आपका एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंडिया में बन रहा है। दुनिया में कितने कंट्रीज़ हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है?
भारत का INS विक्रांत अपना प्रोडक्ट है। भारत कोई भी फॉरेन डील करता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स की, जैसे राफेल जहाज हैं या कोई मिसाइल हैं या कुछ हैं, ब्राह्मोस रशिया की मदद से भारत में बनाए गए। राफेल की टेक्नोलॉजी ली गई है। तो ऐसे में भारत ने अपना स्ट्रेंथ दिखाई है। फिर भारत के पास एक डेमोक्रेसी है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक ड्यूरेबल पार्टनर है। चाइना का तो कोई भरोसा नहीं है। अभी चाइना में सारे मिलिट्री ऑफिसर्स जो सीनियर जितने भी थे उनको शी जिनपिंग ने हटा दिया, क्योंकि ये जो इसका मोस्ट रिलायबल जो था, जिसके बारे में ये था कि ये अपना इस माओ ज़ेतुंग का एक साथी था, उसका बेटा भी उसमें शामिल था, और चाइना ने तकरीबन 3000 लोगों को गिरफ्तार किया है। शी जिनपिंग के खिलाफ कू का अटेम्प्ट हुआ था कि उसको हटाने की साजिश हो रही थी, गद्दारी के मुकदमे बनाए गए हैं और इन सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3000 के लोगों के ऊपर ये आरोप लगे हैं। और वाइस चेयरमैन जो है CMC का, उसके ऊपर आरोप हैं कि उसने अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे हैं। CMC का वाइस चेयरमैन अक्टूबर में भी हटाया गया था 4 महीने पहले, और अभी इसको दूसरे को भी हटाया। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को 2023 में करप्शन पे हटाया गया था। तो चाइना में एक आदमी के रूल पे सारा काम हो रहा है। चाइना का इकोनॉमी का भी बबल बहुत तेज़ी से फटने वाला है, क्योंकि चाइना काफ़ी मोहताज है। चाइना चोरी चकारी में ईरान से और वेनेजुएला से इतना पेट्रोल खरीद के समझ रहा था कि मैं अपना सब कुछ चला लूँगा, तो वो अब चाइना का घेराव हो रहा है। इंडिया का मामला दूसरा है। इंडिया इज़ मच स्ट्रोंगर, मच स्टेबल। तो यह है कि देखा जाए तो जो आंकड़े होते हैं ना, वो इतने क्लियर नहीं होते जितने नज़र आने चाहिए। अब ये जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनमें चाइना अमेरिका से बड़ा एक्सपोर्टर है। $3.3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट है चाइना का। अमेरिका का 2 ट्रिलियन है। लेकिन ये है कि चाइना की ये जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उस क्वालिटी की नहीं है, दे आर बीइंग रिप्लेस्ड। तो अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन इज़ वेरी टफ। लेट्स सी क्या होता है आगे। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 16th EU-India Summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship, with renewed political momentum and clear sense of purpose. Preparations are advancing well, though I must say not without challenges. Work has been coordinated and focused, and cooperation with Indian partners has been productive. Negotiations on the joint statement and the new strategic agenda have been driven by determination and understanding on both sides that this summit must deliver, taking into account the geopolitical landscape. The EU and India are moving closer together at the time when the rules-based international order is under unprecedented pressure through wars, coercion, and economic fragmentation. Two major democracies cannot afford to hesitate. We must become more ambitious partners. Europe and India share a responsibility to uphold international law and the UN Charter and adopt the multilateral system so that it works also in the 21st century and beyond. The summit will adopt a new joint EU-India comprehensive strategic agenda, setting our course towards 2030. Leaders will endorse concrete deliverables that move our partnerships from words to actions. 3 stand out. First, we aim to conclude negotiations on the EU-India Free Trade Agreement. This deal will open markets, remove barriers, and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals, and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership.
in areas like maritime security, cybersecurity, and counterterrorism. We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. We also intend to conclude a memorandum of understanding on comprehensive framework on cooperation on mobility. This will facilitate movement for seasonal workers, students, researchers, and highly skilled professionals while promoting research and innovation. Honourable members, these deliverables reflect our shared priorities. On prosperity and the clean transition, the EU is already one of India's largest trading partners. And India is becoming indispensable to Europe's economic resilience. Our clean energy and climate partnership links climate ambition with industrial competitiveness. We cooperate on renewables, green hydrogen, and sustainable manufacturing. On technology and security, the EU-India Trade and Technology Council is shaping cooperation on artificial intelligence, semiconductors, cybersecurity, and digital infrastructure. The goal is simple but strategic. To embed trusted standards that shape global markets rather than to react to them. In the Indo-Pacific and beyond, Europe and India can help anchor stability by defending open sea lanes, strengthening maritime domain awareness, and resisting coercion in all of its forms. Honourable members, this summit matters for what it sets in motion, a more ambitious, more operational EU-India partnership. We have an opportunity to turn political momentum into progress for our citizens, for our companies, our economies, and also upholding rules-based order on which our security and prosperity depend. Thank you very much. Grazie Vicepresidente, iniziamo il dibattito.